जैसे ही उस औरत की नज़र उस चुड़ैल से मिली, उसने अपनी खूनी होठों से मुस्कुराते हुए पूछा, खाना चाहेंगे आप? कौन हो तुम? और ये? मेरा नाम मोमिना है। ये जमींदार बाबू की छोटी पत्नी। सालों से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर कोई मुझे बताता ही नहीं। और जब कोई मुझे कुछ बताता नहीं तो क्या? तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर जैसे खा जाती हूँ। क्या आपको पता है जमींदार बाबू कहाँ है? पता है आपको? मोमिना के गुस्से को देखकर दोनों बाप बेटी दौड़े और अपने कमरे में बिस्तर के पास जाकर दुबक कर बैठ गए। पहले तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, फिर एकदम से डरावनी शांति हो गई। फिर थोड़ी देर में दीवार पर नाखून खुरचने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वह चुड़ैल उनके सामने आ गई। और जैसे ही चुड़ैल ने अपना खूनी मुंह खोला, वैसे ही उन दोनों के ऊपर खून और मरे हुए चूहों की बारिश हो गई। यह सब देखकर आयशा वहाँ से भागने लगी, लेकिन आयशा के पिता वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और आयशा को भागते भागते लॉबी में ध्यान आता है कि पिताजी तो अंदर ही रह गए। वह बहुत ही डरी सहमी अपने पिताजी के पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक लैंप जला हुआ है और वहाँ मरे हुए चूहे और खून का कोई भी निशान नहीं है। आयशा इस बात से हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। फिर वह अपने पिताजी को बिस्तर पर लिटाती है और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर बुलाती है। डॉक्टर साहब उन्हें इंजेक्शन देकर कहते हैं कि यह बस एक बेहोशी थी जो ठीक हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ लिखी थी डॉक्टर ने उन्हें लेने के लिए मेडिकल पर जाती है। वहाँ एक अनजान लड़का मिलता है जो कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रितेश है, मैं यहाँ नया हूँ। क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? ये तो मेरे घर का पता है। आपको भला यहाँ क्या काम? जी, मेरे एक रिश्तेदार हैं, जमींदार घोष बाबू। उनके हिसाब से इस बंगले में कोई आत्मा अपना डेरा जमाए बैठी है और मैं ठहरा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तो मैंने सोचा उस मकान में सचमुच एक आत्मा है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। रितेश जैसे ही आयशा के घर पर जाता है, वह अपनी जेब से एक मीटर निकालने लगता है और मीटर निकाल के वह घर के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे ही वह मेन दरवाजे के पास आता है, रीडिंग 15 से पार हो जाती है, जिसका मतलब है उस घर में आत्मा है और आयशा काफ़ी डर जाती है। तो रितेश उसे समझाता है कि तुम डरो मत। अरे डरो मत, ये पुराना घर है और पुराने घरों में आज के घरों की तरह वायरिंग में अलॉय का इस्तेमाल नहीं होता था। शायद इस घर के तारों में प्योर एल्यूमिनियम है जो मीटर को ऐसे गुमराह कर रहा है। खैर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब्बा अंदर आराम कर रहे हैं। आप कहीं तो? अरे उनको मत उठाना अभी, मैं शाम तक यहीं तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। पूरे घर के सभी कोनों की जांच करने के बाद शाम को जब वह पिताजी के साथ लंच पर बैठा, तो उन्होंने पूरी गर्मजोशी के साथ रितेश का स्वागत किया। बरखुरदार, आयशा ने बताया तुम्हारे बारे में। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जो तुम इन परिस्थिति में हमारी मदद करने चले आए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिस पर शक की सुई जाए। बाकी इस मकान की अफवाह भी लोगों के मन में शक का बीज बो देती है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये घर एकदम महफूज है। रितेश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी वहाँ लाइट चली गई और वहाँ खिड़की के पास चमका एक चेहरा, जो चेहरा किसी और का नहीं मोमिना का था। उसकी आंखें लाल और होठ खून से लबे हुए बहुत डरावने थे और वह टेबल से एक मुट्ठी चावल उठाकर खाकर रितेश से कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पूरी नहीं होने दी। क्या कह रहे थे तुम? ये घर महफूज है। तुम चाहती क्या हो इनसे? जमींदार बाबू, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे।
वो काफी साल पहले चल बसे और उनका परिवार अमेरिका चला गया। और आखिर तुम लगती कौन हो उनकी? उनकी नौकरानी थे हम। काम के बदले तनख्वाह और मन बहलाने के बदले जेवर देते थे हमें। देखना चाहोगे कैसे मन बहलाते थे? अरे नहीं मोमिना, सब जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें एक अंधविश्वास समझता था और तुमने मेरा वहम दूर कर दिया। जमींदार बाबू के कर्मों की सजा तुम इन्हें मत दो प्लीज। तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मेरे कुछ सपने थे। मैं किसी की रखेल नहीं बीवी बनना चाहती थी। जमींदार बाबू न सही तो तुम ही सही। मैं इन्हें एक शर्त पर जिंदा बख्शूंगी, अगर ये दोनों सुबह तक ये घर छोड़कर चले जाएं, वरना सब मारे जाएंगे, सब के सब। मोमिना काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसती है और अपनी हंसी के साथ एक पल में वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर में वहाँ लाइट आ जाती है। लेकिन उन्होंने देखा उनकी प्लेट में एक एक मरा हुआ चूहा था। आयशा और उसके पिताजी दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रितेश उस हवेली के लाल दरवाजे के पास खड़ा हुआ चिल्लाकर बोला, मोमिना, अब तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, तो आ जाओ। रितेश के इतना कहते ही जोरदार आवाज़ के साथ वह लाल दरवाज़ा खुलता है और मोमिना गेट से बाहर आती है। वह चपड़ासी की मुद्रा में डरावनी आवाज़ निकालते हुए उसकी तरफ आती है। तभी रितेश उससे कहता है, अरे बस करो रितु, वो मौलाना और उसकी बेटी चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे अब। मोमिना जो अब तक सबके खून की प्यासी थी, अब वह एक साधारण लड़की की तरह खड़ी थी और अपना खून पोंछकर एक साधारण लड़की के रूप में आ जाती है। शुक्र है बूढ़ा भाग गया, नहीं तो पता नहीं कितने दिन ये ड्रामा करना पड़ता। तो डायरेक्टर बाबू, अब क्या इरादा है? बूढ़ा तो भाग गया और मकान भी हमारे लिए छोड़ गए। अब रात भी जवान है और हम भी। तुम मर्दों के दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है ना। खैर छोड़ो, ये थिएटर करना आज सही में काम आया। आओ तुम्हें रबर के मरे हुए चूहों की बिरयानी खिलाती हूँ। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यही सच है। रितेश और रितु कई महीनों से उस मकान पर नज़र गड़ाए हुए थे। उन्होंने आयशा के पिता को कई बार वह घर बेचने को भी कहा, लेकिन वह हर बार मना कर देते। फिर उन्होंने यह प्लान बनाया। उन्होंने मोमिना की कहानी को उठाकर उन बाप बेटी को डराया। पेड़ पर चुड़ैल दिखने से लेकर घर में चूहों का प्लेट में आना, सब एक प्लानिंग थी।